इसके अधिकांश कर्मचारी जो होते हैं सदस्य वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय में, जैसे कि अमेरिका में एक जगह है वाशिंगटन डीसी। ठीक। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज हम बीपीएससी 134 जो कि आपका कोर्स कोड है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसमें उसी क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, इसके पहले मैंने कई वीडियोस बनाए थे और सब्जेक्टों का, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस के अंत तक बने रहें और आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। और मैं इसका जो बीपीएससी 134 का एक पीडीएफ वाला वीडियोस में लेकर के आऊँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो क्यूआर कोड है मैं अभी इस पे आप स्कैन करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बीपीएससी 134, ठीक है, ये आपका कोर्स कोड है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय, ये आपका कोर्स टाइटल है। ठीक है, तो हम इस एक वीडियो में इस बुक के अंदर जितने यूनिट है सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, राइट, और जितने इसमें ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर जितने भी यूनिट है सबको एक ही वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक सबसे पहली बात यह है कि इसमें आप समझ लीजिए ब्लॉक इसमें कितना है। तो ब्लॉक इसमें 4 ब्लॉक्स दिया गया है। ठीक है, और फर्स्ट ब्लॉक में आपका 3 यूनिट है और सेकंड ब्लॉक में 4 यूनिट है और थर्ड ब्लॉक में आपका 4 यूनिट है और फोर्थ ब्लॉक में आपका 3rd यूनिट है। ठीक है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला ब्लॉक का और इसमें पहले यूनिट का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले इस यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ दिया गया है, ये इस यूनिट का नाम है और इसमें सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स देख लेना है, इसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। पहला है एक यथार्थवाद और दूसरा है इसका जैसे कि उदारवाद। ठीक है, और उदारवाद के बारे में तो आप पहले भी जानते हैं, बीपीएससी 133 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12 पे दे दिया गया है यथार्थवाद, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यथार्थवाद को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यथार्थवाद यानी कि जिससे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मानना है, किसका, यानी कि यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य जो है वो सत्ता साधक है। ठीक है, वे कहते हैं कि दुनिया एक अराजक है, यानी कि एक शासन, अराजक मीन्स होता है शासन या शासनहीन राज्य। ठीक है, एक जगह है। ठीक है, राज्य जहां राज्यों के व्यवहार को नियमित करने के लिए कोई केंद्रीय अधिकार नहीं होता। ठीक है, एक सुरक्षा दुविधा यानी कि स्क्रूटनी डिलेमा मौजूद है, जहां कोई भी राज्य किसी भी समय दूसरे पर हमला आक्रमण कर सकता है। ठीक है, इसलिए राज्य अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए सैन्य और सामरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी कि वे शक्तियों को बढ़ाने में या हमले से खुद को बचाने और बचाव करने में स्वयं रुचि रखते हैं। ठीक है, यथार्थवादियों का मानना यह है कि राज्य मनुष्य की तरह एक व्यवहार करता है। ठीक है, मानव प्रकृति पर एक टिप्पणी करते हुए 17वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स ने एक बार कहा था कि एक आदमी का जीवन एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा है, इसलिए राज्य आदमी की तरह अहंकारी है। समझ गए, और यह अपनी सुरक्षा और हितों की देखभाल के लिए अन्य राज्यों के साथ निरंतर संघर्षों में प्रवेश करता है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है यथार्थवाद, और दूसरा है नौ यथार्थवाद, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, पेज नंबर 13 पे दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। नौ यथार्थवाद का मतलब कैनेल वॉल्टर्स ने 1979 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नौ यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कहा था कि इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। किसको? नौ यथार्थवाद को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। वाल्टर्स ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना, इसकी परस्पर विरोधी इकाई और प्रणाली की निरंतरता और परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, उन्होंने क्लासिकल रियलिज्म से प्रस्थान किया और कहा कि राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के व्यवहार को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बात समझ में आपको। चलिए अब हम बात करते हैं न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्लासिकल रियलिज्म के समान ही कई निष्कर्षों पर पहुंचता है। हालांकि यह व्यक्तिगत और राज्य स्तरीय कारणों के बजाय प्रणालीगत को देखकर ऐसा करता है।
यहाँ तक इसका मतलब यह है कि यह मानव प्रकृति पर कम और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अराजक ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, जिसमें राज्य संचालित होते हैं। और केनेथ वॉल्टज अपने दृष्टिकोण और मॉर्गेट हाउ और अन्य क्लासिकल रियलिट्स के बीच अंतर पर जोर देते हैं। समझ गए। चलिए दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट उदारवाद। उदारवाद बीपीएससी 143 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। उदारवाद में क्या होता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में उदार परंपरा आधुनिक उदार राज्य के उद्भव के साथ निकटता से जुड़ी है, ठीक है। उदारवाद के मूल सिद्धांत है कि यानी इसका मूल इसका मानना है कि स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति और प्रगति, ठीक है, इसे व्यक्तिवाद के साथ ही पहचाना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों और संपत्ति पर जोर देता है, ठीक। यह संघर्ष और युद्ध को नियंत्रित करता है। कौन? उदारवाद। लेकिन यथार्थवाद ये नहीं करता है, ठीक है। लिबरल परंपरा दृढ़ता से व्यक्ति के तर्क और समझदारी में विश्वास करती है। यह मानता है कि सहयोग और समझौते के माध्यम से समाज के संघर्षों को हल किया जा सकता है। इट्स क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए उदारवाद के में कुछ मुख्य विषय हैं। पहला है अन्योन्याश्रय उदारवाद, दूसरा है गणतांत्रिक उदारवाद, तीसरा है उदार संस्थावाद, ठीक है। पेज नंबर 15 पे दे दिया गया, इसको आप देख लेंगे थोड़ा सा बस। एक इसमें पॉइंट है नारीवाद। अब देखिए नारीवाद 1960 के दशक में यूरोप में उभरा, जहां महिलाओं ने तर्क दिया, ठीक है, कि वे जीव विज्ञान में अंतर के कारण वे अधीनस्थ। उन्होंने महिलाओं को दी जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका को चुनौती दी और इस बात पर जोर दिया कि वे भूमिकाएं स्वाभाविक नहीं है, यानी कि यह वह समाज है जिसने महिलाओं को घरेलू काम और पुरुषों को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर तक सीमित किया है, ठीक है। नारीवाद में जो होता है, नारीवाद में केंद्रीय विषय सार्वजनिक और निजी विभाजन है। समझ में आई बात। चलिए नारीवाद जोर देकर कहते हैं कि निजी जीवन जैसे परिवार और रिश्ते भी राजनीतिक क्षेत्र का हिस्सा होता है। क्लियर। नारीवादियों ने समाज के पितृत्वात्मक स्वरूप पर हमला किया, जो परिवार के पुरुष प्रमुख को महिलाओं के लिए निर्णय लेने की अनुमति देता है। स्त्री की अपनी पसंद नहीं हो सकती, यानी कि पहले के कहते थे, ठीक है। लेकिन नारीवादियों ने लिंग और जेंडर वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताया, ठीक है। और लिंग एक पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक अंतर है, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है। इसका अर्थ है कि समाज द्वारा एक पुरुष और महिला की भूमिका को परिभाषित किया गया है। इट्स क्लियर हो गया यहाँ पे। नारीवाद भी आप समझ गए। चलिए इसमें इतना ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, बस इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जबान भी लटपटा जाता है, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा तेजी में बोलने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रचनावाद एक सिर्फ आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यूनिट 2 पे हम विचार करेंगे, क्योंकि इस वीडियोस में टोटल यूनिट यानी कि इसमें 12 यूनिट दिया गया है, टोटल सबको कवर करना है। इसी 14 यूनिट है इसमें, और 14 यूनिट को ही एक ही वीडियो में बनाना है लगभग 1 घंटे के अंदर, ठीक है, या 1 घंटे 2-3 मिनट के अंदर में इसको कंप्लीट कर लेना है। तो आप बेफिक्र होकर के सिर्फ 1 घंटा देख लीजिए, उसके बाद में आप आराम से आप एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यूनिट 2 में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शक्ति का विचार, इसकी समझ, और दूसरा है शक्ति संतुलन। बस ये 2 पॉइंट आपको देख लेना है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का विचार की अगर बात कहा जाए, ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति का विचार के बारे में तो क्वेश्चंस लगभग नहीं आएंगे, लेकिन उसके जो शक्ति के जो तत्व हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति का विचार जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। केंद्रीय नियामक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की अनुपस्थिति के मध्य हर राज्य राष्ट्रीय शक्ति का दावा करके अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करता है। समझ गए। हंस उसके बाद में शक्ति को परिभाषित करते हैं प्रयोग करने वालों और उन लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध जिनके ऊपर इसका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह शक्तिशाली को कम शक्तिशाली की कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करने देता है, क्योंकि अधिक शक्तिशाली कमजोर के दिमाग को भी नियंत्रित करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे विलियम
एबेंस्टीन ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, यानी इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या के योग, कच्चेपन और मात्रात्मक कारकों से कुछ अधिक है। इसमें इनकी नागरिक समर्पण, इसके संस्थानों का लचीलापन और इसकी तकनीकी जानकारी, इसके राष्ट्रीय चरित्र या मात्रात्मक तत्व शामिल है। समझ गए आप? अब देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति असंख्य कारकों पर निर्भर करती है। समझ गए? चलिए, अब इसके मूल जो शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, ये यहाँ पे इसके 12 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 12। पहले है यहाँ पे देखिए भूगोल, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, भूगोल को भी पहले से जानते हैं, 2 हो गया। तीसरा है जनसंख्या, चौथा है आर्थिक विकास, और 5वां है औद्योगिक क्षमता, और 6ठा है प्रौद्योगिकी, और 7वां है सैन्य तैयारी, और 8 नंबर है विचारधारा, और 9 नंबर है नेतृत्व, और 10 नंबर है आपका संगठन और सरकार की गुणवत्ता, और 11 नंबर है राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल, और 12 नंबर है कूटनीति। ठीक है, ये इसके तत्व है। किसके? शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति के ये तत्व हैं 12। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। पेज नंबर है आपका 26, 27, 28। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। अब देखिए, अब इसके घटक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हित के घटक। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित के 2 घटक हैं। ठीक है, पहला है कौन कौन? एक है आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक, और दूसरा है चर या गैर महत्वपूर्ण घटक। क्लियर हो गया ना आपका? चलिए, इसको आप देख लेंगे पेज नंबर 30 पे। राइट, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शक्ति संतुलन के तरीके। ठीक है, शक्ति संतुलन के तरीके, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि पेज नंबर आपका दिया गया है 33 नंबर पे। इसमें एक पॉइंट आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। पेज नंबर 37 पे आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा अवधारण। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कहा गया है कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संरक्षण के लिए किया जा सकता है। क्लियर हो गया आपका? पेज नंबर 37, इसको और थोड़ा सा आप डिटेल्स करके देख लेंगे। इसमें आर्टिकल्स का भी आर्टिकल्स दिया गया है। ठीक है, चलिए, यूनिट 2 यहीं पे खत्म होता है। बहुत तेजी के साथ इस वीडियो को बनाना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेजी कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक पीडीएफ फाइल भी आएगा, वो आप वो भी उस वीडियो को देख लीजिएगा, और पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। वैश्विक व्यवस्था का विकास। ठीक है, विश्व युद्ध तक, सेकेंड विश्व युद्ध तक, इसमें हम बात करेंगे। इसमें 2 पॉइंट, पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और दूसरा है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, अब देखिए, इसमें 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि प्राचीन से आधुनिक तक, ये क्या होता है? प्राचीन से, प्राचीन मत जानते हैं पुराना, और आधुनिक यानी कि मॉडर्न। ठीक है, यानी कि विश्व स्तर पर इतिहास अनुक्रमिक प्राचीन सभ्यताओं की स्थापना के साथ शुरू हुआ। ठीक है, शिकारी समुदाय के लोगों ने भोजन के लिए, फसलों का उत्पादन करने के लिए अस्थायी आवासन, विकसित कृषि के स्थान पर खानाबदोशी को त्याग दिया, व्यापार और विनिमय के लिए रास्ते की तलाश की, और शहरी नगरों यानी कि शहरों की स्थापना की। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता अब इराक गणराज्य का एक हिस्सा है मेसोपोटामिया। ठीक है, इस सभ्यता का उद्गम माना जाता है, क्योंकि इसने 3500 से 1500 ईसा पूर्व से 3 प्रमुख सभ्यताओं का जन्म दिया है। ठीक है, और मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया कल्चर। ठीक है, चलिए, अब हम इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिम का उदय, जो वेस्टर्न है, उसका उदय कब हुआ? लगभग 1500 में यूरोप आधारित सभ्यता दुनिया में प्रमुख सभ्यता बन गई। ठीक है, पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण का पर्याय बन गया। गैर पश्चिमी समाजों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपने विकास के लिए पश्चिमी देशों का नकल करना शुरू कर दिया, और 15वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी के शुरुआत दिनों तक पुर्तगाली, पेज नंबर 41 पे है, पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच और ईच ने भारत और सुदूर पूर्व की खोज की। समझ गए आप? चलिए, एक आप यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, पुनर्जागरण के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब जैसे दोबारा से जो एथी होता है। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूछ सकता है, और प्रथम विश्व युद्ध के
कारण पूछ सकता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। ठीक है, इससे एकता के साथ साथ विभाजन भी हो गया। उदाहरण के लिए जर्मन और इतालवी पुनर्एकीकरण राष्ट्रीय आकांक्षाओं के परिणाम थे। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन और बाल्कन और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग की और राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है। समझ गए, एक तरफ जहां राष्ट्रवाद देशों की स्वतंत्रता को लाया और कुछ में एकीकरण भी करवाया। समझ गए, दूसरी ओर क्या हुआ कि राष्ट्रवाद ने संघर्षों और तनावों के बीच भी बोए। ठीक है, ब्रिटेन ने श्वेत व्यक्ति के बोझ के सिद्धांत का प्रचार किया। ठीक है, और जर्मनी ने आर्यन जाति के वर्चस्व को बरकरार रखा। ठीक है, इस तरीके से विचारों ने समाज में अन्य और हम में विभाजन किया। समझ गए। अब देखिए, ये इसका पहला कारण था। और दूसरा कारण यहाँ पे आर्थिक साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद। तीसरा कारण है इसका गुप्त संधियों, और चौथा कारण है आपका हथियारों की दौड़। ठीक है, पांचवा कारण है हथियारों की दौड़ के बाद एंग्लो जर्मन नौसेना प्रतिद्वंदिता और इसके बारे में। ठीक है, और 6 नंबर कारण है प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति। ठीक है, 7 नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है इसका कारण, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पेज नंबर क्या बोलते हैं 43 और 44 पे आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। समझ गए। चलिए, ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हो गया। और दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व यानी सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, द्वितीय विश्व जो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन हमले के साथ शुरू हुआ था। क्लियर हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के बचाव में आए। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के बचाव में आए। और 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर हमला शुरू कर दिया। जल्द ही कई देशों ने जर्मनी पर युद्ध छेड़ दिया। जापान ने चीन पर हमला किया। इटली कुछ समय के लिए तटस्थ रहा, लेकिन अंत में जून 1940 में जर्मनी की तरफ से शामिल हो गया। जर्मनी के कई देशों पर जीत हासिल करने के बाद उसने 22 जून 1941 को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की और शुरुआत की। समझ गए। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। यहाँ तक समझ गए आप। यह युद्ध लड़ा गया था मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और उनके सहयोगियों और धुरी शक्तियों जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान के बीच में लड़ा गया था। समझ गए। यह युद्ध इटली, जर्मनी और जापान के बिना यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समर्थन के जान गए। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों, इसका कारण क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने पॉइंट्स है। इसमें है आपके 8 पॉइंट, यानी कि 8 कारणों की वजह से ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, पहला है वर्सेल्स की संधि, यानी कि जर्मनी पर संधि एक हुक्म की तरह थी। ठीक है, 1871 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था और इन अपमान का बदला लेना चाहता था। कौन? यानी कि 1871 में फ्रांस जो था वो जर्मनी से हार गया था। तो फ्रांस क्या कर रहा था कि वो बदला लेना चाहता था। पेरिस सम्मेलन में फ्रांस ने जर्मनी को अपमानित किया। ठीक है, किसने? तो पेरिस सम्मेलन एक हुआ था, उसमें फ्रांस ने जर्मनी को क्या कर दिया? अपमानित कर दिया। और इस संधि ने उसे उसके क्षेत्रों, उपनिवेशों और सैन्य शक्ति के वंचित कर दिया। ठीक है, हिटलर ने नेतृत्व संभाला और पेरिस सम्मेलन में अपने अपमान का बदला लेने का फैसला कर लिया। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात है यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, अब सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता, यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद हमलावर द्वारा पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया गया था, या तो हमलावर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने या सैन्य सहायता दे करके यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं राष्ट्रों के संघ लीग ऑफ नेशन के तत्वावधान में किया जाना था। समझ गए यहाँ तक ना। तीसरा कारण यह है कि निस्त्रीकरण की विफलता, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में निर्णय लिया कि यदि सिर्फ रक्षा के स्तर तक हथियार कम कर दिए जाएं तो विश्व शांति का अंतिम उद्देश्य सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है, मैं थोड़ा सा पॉइंट इसलिए पढ़ रहा हूं चूंकि वीडियोस लंबी ना हो। ठीक है, विश्व आर्थिक संकट, इसकी शुरुआत 1929 में यूरोपीय देशों में अमेरिकी कर्ज अचानक रुकने से हुई। जर्मनी अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए ऋणों पर बहुत अधिक निर्भर था। यह सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश साबित हुआ, जहां 7 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे।
क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, रोम बर्लिन टेक्यो धुरी यानी जर्मनी, इटली और जापान ने 1936 से लेकर के 1937 में एंटी कम्युनिटर संधि का पालन करते हुए एक कम्युनिस्ट विरोधी मोर्चा बनाया। इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी विस्तार था। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए 5 नंबर पॉइंट सर। 6 नंबर पॉइंट में हम थोड़ी सी जिक्र करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बनाए गए नए राज्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की संख्या काफी थी। उदाहरण के जैसे जर्मन अल्पसंख्यक और गैर जर्मनों के साथ चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में थे। ठीक है, रोमानिया में रूसी अल्पसंख्यक थे। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा यूनिट कंप्लीट करना है, राइट। अब देखिए लीग की विफलता, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे। पेज नंबर 47 पे दे दिया गया है। पोलैंड पर जर्मन का हमला। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने उनके साथ सहयोग के लिए यूएसएसआर के प्रयास को नजरअंदाज कर दिया तो हिटलर ने स्टालिन के साथ एक गैर आक्रमण समझौते में प्रवेश किया। ठीक, दोनों देशों ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र में विभाजित करने का संकल्प लिया था। क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई कहां से? देखिए, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया और यूएसएसआर उसके क्षेत्रों को ही प्रभाजित करने के लिए जर्मनी की सहायता के लिए आया। 1940 तक इटली ने युद्ध में प्रवेश नहीं किया, ये मैंने पहले भी बता दिया था। पेज नंबर आपको मैं बताया था 45 पे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे बताया था कैसे शुरू हुआ था, वो इसी की शुरुआत का इसमें दे दिया गया पेज नंबर 48 पे। चलिए, यहाँ पे समाप्त होता है हम लोग का क्या बोलते हैं यूनिट 3, यानी यूनिट 3 के साथ साथ यहाँ पे ब्लॉक 1 समाप्त होता है। अब आता है बात यहाँ पे ब्लॉक 2 की, ये है दृष्टिकोण। समझ गए? अब ब्लॉक 2 में भी हम लोग को 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। बहुत तेजी के साथ इस पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, अब यथार्थवाद को थोड़ा सा इसमें डिटेल्स के साथ पढ़ना होता है। उसमें थोड़ा सा सिर्फ उसको समझिए कि जैसे कि इंट्रोडक्शन के तौर पे उस फर्स्ट यूनिट में दे दिया गया था, यहाँ पे इसकी थोड़ा सा पूरा एक चैप्टर ही दे दिया गया है यथार्थवाद का। ठीक है, एक यूनिट ही बना दिया गया है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यथार्थवाद, ठीक है, शास्त्रीय यथार्थवाद, और दूसरा नव यथार्थवाद। इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। ये तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में। ठीक है, अब देखिए मुख्य अवधारणाएं और उनके निहितार्थ यानी कि यथार्थवाद के। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी कि देखिए मान्यताएं तार्किक विश्वास है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के निर्माण खंड है। उदाहरण के जैसे आप मान लेते हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, यानी कि वो अपना पेट पालना चाहता है। ठीक है, स्वार्थी मतलब उसको जो कुछ दे दिया जाए वो उसमें खुश रहता ही नहीं, उसकी इच्छा और बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि इसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यथार्थवाद के मुख्य अवधारणाओं के बारे में टिप्पणी करें या उल्लेख करें या प्रकाश डालिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें इसके मुख्य अवधारणाएं 3 है। राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मुख्यकर्ता, और दूसरा IR अपने चरित्र के अराजक है, और तीसरा संसाधनों पर नियंत्रण विश्व राजनीति के लिए मौलिक है। ठीक है, ये इसके मुख्य अवधारणाएं हैं। पेज नंबर 54 पे आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें शास्त्रीय यथार्थवाद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस आपको इसमें थोड़ा सा देख लेना है। अब देखिए, यथार्थवाद को एक लंबी और समृद्ध बौद्धिक परंपरा विरासत मिली थी। ठीक है, मिली है। इसके प्रमुख दावों को ग्रीस, रोम, भारत और चीन के महत्वपूर्ण कार्यों में पाया जा सकता है। विद्वानों का सुझाव है कि ग्रीक दार्शनिक थ्यूसाइड्स का हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर नैतिकता के निरोधक प्रभावों के बारे में यथार्थवाद के संसवाद को दर्शाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अगर अवधारणा जैसे कि तर्कसंगत कर्ताओं द्वारा रचा बसा हुआ, आंतरिक रूप से अराजक होने के नाते और राज्य को अपनी शक्ति और बढ़ाने और आवश्यक भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने की मांग करने वाले राज्यों को यथार्थवाद के मूल तत्व बनने में काफी समय लगा है। पेज नंबर 56 पे आप इसे शास्त्रीय यथार्थवाद को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसका शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत, अब इसके सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शक्ति की राजनीति। ठीक है, दूसरा है राज्य आहनवाद और संघर्ष, तीसरा है इसमें एक तर्कसंगत शासन कला राष्ट्रीय हित में कार्य करती है,
चौथा इसका पॉइंट है राष्ट्रीय हित साधना राजनीतिक नैतिकता है, ठीक है। पांचवा इसका पॉइंट है शक्ति की राजनीति का मतलब अंतहीन संघर्ष और युद्ध नहीं है। इस तरीके से राष्ट्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत दिए गए हैं। आप इसे एक एक करके पेज नंबर 58 59 पे आप पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, इसमें बहुत मेन पॉइंट आपका एग्जाम के लिए ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नौ यथार्थवाद। क्योंकि बीपीएससी 133 में पूछा था नौ उदारवाद के बारे में, इसमें हम बात करेंगे नौ यथार्थवाद के बारे में। 1970 के दशक में नए विचारों का उदय हुआ, ठीक है। नए विचारों का उदय कब हुआ? तो 1970 के दशक में हुआ था। उनमें से कुछ शास्त्रीय यथार्थवाद मान्यताओं के आलोचक थी, जैसे कि केनेथ वॉल्टर्स ने कहा था कि एक साथ इन विचारों को नौ यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद के रूप में वर्णित किया गया था। वॉल्टर्स ने नौ यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद के रूप में वर्णित किया था। वॉल्टर्स ने 1979 में अपनी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी और अभिव्यक्ति संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रयोग किया, ठीक है। वॉल्टर्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतों को विश्लेषण के 3 स्तरों जैसे कि व्यक्ति, राज्य और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर विकसित किया जा सकता है। यहाँ पे मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे शास्त्रीय यथार्थवाद का प्रमुख दोष यह है कि यह राज्य के एक ऊपरी स्तर पर व्यवहार की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। शास्त्रीय राष्ट्रवाद केवल राज्य की प्रकृति और कार्य के संदर्भ में ये अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्याख्या करता है। दूसरे शब्द में अगर बात करें तो अहनवाद और राष्ट्रीय हित शास्त्रीय यथार्थवाद के मूल हैं। वॉल्टर्स एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हैं, वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के संदर्भ में व्यवहार की व्याख्या करते हुए दूसरे शब्दों में, जबकि शास्त्रीय यथार्थवाद अंदर के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्याख्या करता है, नौ यथार्थवाद इसकी बाहर के संदर्भ में करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें नौ यथार्थवाद में इसका पॉइंट देखिए, अराजकता अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का संगठित सिद्धांत, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, पेज नंबर 61 पे है, राइट। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट था, बस इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको अब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर आप इसका पूरा इस चैप्टर का निचोड़, इस यूनिट का निचोड़ जानना चाहते हैं तो आप इस सारांश को पढ़ सकते हैं, इसमें आपको पूरा इसका डिटेल्स दे दिया जाता है, राइट। चलिए हम यूनिट यहाँ पे ब्लॉक 2 का यूनिट 1 खत्म होता है, ब्लॉक 2 का यूनिट सेकंड पे हम बात करते हैं सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि एक इमैनुअल वॉलरस्टीन का व्यवस्था उपागम, ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपका मार्टन कपलान का व्यवस्था उपागम, ठीक है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम के बारे में आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसमें। अब इसमें से ये जो इमैनुअल वॉलरस्टीन का व्यवस्था, इससे ये पूछा जा सकता है, या अलेक्जेंडर वेंट का व्यवस्था उपागम, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्यवस्था उपागम है क्या, ठीक है। ये पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्था उपागम है क्या, व्यवस्था यानी सिस्टम ये आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 68 पे इसके बारे में दे दिया गया है, यानी कि सिस्टम उपागम जो है, सिस्टम की पूर्णता उसके यानी कि व्यवस्था रिश्तों और उसके विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों के संदर्भ में एक घटना को समझने के लिए एक रूपरेखा है। क्लियर हो गया। यह उपागम विज्ञान में न्यूनकारी परंपरा के आलोचक के रूप में उभरा, जो कि प्रकृति के साथ साथ सामाजिक दुनिया को एक खंडित पूर्ण रूप से यानी कि मानता है, ठीक है, खंडित पूर्ण रूप में मानता है, जिससे एक घटना को समझने के लिए तत्वों को देखा जाता है, ठीक है। संक्षेप में अगर हम ये बात करें तो सिस्टम उपागम एक व्यवस्था के भीतर गतिशीलता और अन्य व्यवस्थाओं पर इसके प्रभाव को देखता है। यहाँ क्लियर हुआ। अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक सिस्टम उपागम का उपयोग अंतरराष्ट्रीय तत्वों के कार्य की जांच करके एक घटना को समझने के लिए किया जाता है, बजाय इसके तत्व यानी कि अर्थात जैसे कि राज्यों में होने वाले जैसे घटनाक्रम हो गया, घटनाक्रम का विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्था को तत्वों के एक परस्पर समूह के रूप में परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। व्यवस्था जो है यानी कि सिस्टम जो उपागम सामान्य सिस्टम सिद्धांत यानी कि जैसे कि जीएसटी जो होता है जनरल सिस्टम है ना, होता है ना, उसके बाद में का बौद्धिक शिशु है, जिसे ऑस्ट्रिया में जन्मे कनाडाई जीव विज्ञानी लुडविग वान बर्टलेफी ने पेश किया था, ठीक है। बर्ट लेन्फी के मैग्नम ओपस जनरल सिस्टम थ्योरी फाउंडेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशन सिस्टम सिद्धांत का प्रामाणिक पाठ है। इट्स क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए
व्यवस्था उपागम आप समझ गए कि है क्या। अब हम बात करेंगे इसमें दो पॉइंट्स को जो मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि इमैनुअल वॉलरस्टीन का व्यवस्था, अलेक्जेंडर वेंट का व्यवस्था उपागम, ठीक है, एक मार्टिन कपलान का व्यवस्था उपागम। इसको छोटा छोटा पॉइंट, इसको सिर्फ आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में जो जो कि क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारंपरिक दृष्टिकोण के विपरीत है, यानी कि जो केवल घरेलू कारकों जैसे कि एक राष्ट्र, राज्य, विचारधारा, राज्य के प्रमुख चरित्र और अन्य आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। इट्स क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए हम बात करते हैं इसमें छोटा छोटा पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्टिन कपलान का व्यवस्था उपागम, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए आ सकता है, यानी कि इन चार में से एक को पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि इमैनुअल वॉलरस्टीन का व्यवस्था, दूसरा अलेक्जेंडर, ये दो इंपॉर्टेंट है, कोहेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, इतना समझ लीजिए बस। अब देखिए कि मार्टिन कपलान का व्यवस्था उपागम है क्या। पहला बड़ा काम जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन के लिए व्यवस्था उपागम प्रस्तुत किया था वह मार्टिन एल कापलान का सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि 1957 में ये काम किया, ठीक है। स्टर्न और अनमोल के विपरीत, जिनके काम मुख्य रूप से राष्ट्र राज्यों के भीतर राजनीतिक व्यवस्थाओं पर केंद्रित थे और दुनिया भर में अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ उनकी अंतःक्रिया, कपलान का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर केंद्रित था। कपलान का मतलब मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर राष्ट्र राज्यों के व्यवहार में नियमितता की एक निश्चित डिग्री यानी कि मात्रा है। इस नियमितता से आंतरिक सामंजस्य के स्तर का पता चलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मॉडल के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक विद्वान की मदद करता है, ठीक है। अब देखिए कपलान ने 6 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की थी, 6 अलग अलग। देखिए सबसे 6 अलग में हम बात करते हैं, सबसे पहला है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था की उसने, फिर दूसरा बात है कि बंधन मुक्त द्विध्रुवीय व्यवस्था की, मजबूत ध्रुवी व्यवस्था की, और चौथा किया वो व्यापक यानी कि सार्वभौमिक व्यवस्था, और पांचवा किया अनुक्रमिक व्यवस्था, ठीक है। और छठा यहाँ पे आपको दे दिया गया है इकाई वीटो व्यवस्था। इसने ये 6 व्यवस्था किया था, किसने, तो मार्टिन कपलान ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम बात करेंगे केनेथ वाल्टर्स का सिस्टम दृष्टिकोण, ठीक है। ये तो मार्टिन कपलान हो गया, उसको मैंने डिटेल्स में समझा दिया है, ठीक है, और कुछ आप अपने से पढ़ सकते हैं पेज नंबर 70 पे, ठीक है। अब देखिए केनेथ वाल्टर्स जो कि नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद के संस्थापक जनक हैं, ठीक है। यानी कि देख लीजिए, अभी यहीं पे क्लियर हो गया कि नव यथार्थवाद और या संरचनात्मक यथार्थवाद के संस्थापक जनक कौन है भाई, तो केनेथ वाल्टर्स, राइट। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए सिस्टम दृष्टिकोण की उन्नति में बहुत योगदान दिया है, ठीक है। अपनी 1954 की पुस्तक मैन द स्टेट एंड वॉर ए थियोरेटिकल एनालिसिस में वाल्टर्स ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 3 स्तरों के विश्लेषण प्रस्तुत किए थे, ठीक है। वे क्रमशः मतलब जैसे कि मनुष्य की स्वार्थी प्रकृति, राज्यों और संस्थाओं का व्यवहार, और तीसरा था अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का दबाव। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना, ठीक है। यहाँ पे विशेषताएं में दिए गए, इनका उल्लेख कर दिया गया। दूसरा है नियामक शक्ति के रूप में भौतिक क्षमताओं का वितरण, और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्वायत्तता, ठीक है। ये 3 उन्होंने ये किया था। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं 72, और इसको थोड़ा सा देख लेंगे बस। जो इंपॉर्टेंट है इसमें कोहेन है, ठीक है। कोहेन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेज नंबर 74 पे दिया गया है कि रॉबर्ट ओ कोहेन और जोसेफ की कृतियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की 9 उदारवाद की समझ को स्थापित किया था। उनकी संयुक्त पुस्तक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन उन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप में जांचने के लिए सबसे शुरुआती कार्यों में से एक है, जिन्हें बाद में वैश्वीकरण के रूप में जाना जाने लगा, ठीक। पुस्तक का प्रारंभिक वितरण यह है कि हम अन्योन्याश्रय के युग में रहते हैं। सीमा पार, जैसे कि सीमा पार परिवहन, संचार और व्यापार की बढ़ती गति के कारण इस पुस्तक में कोहेन और नाए अन्योन्याश्रितता को विभिन्न देशों में कर्ताओं या देशों के बीच पारस्परिक प्रभाव की स्थितियों के रूप में परिभाषित करते हैं। इट्स क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें जो इसने
जैसे कि हम बता दें कि कोहेन नायक की व्यवस्था उपागम की मुख्य विशेषताएं, उसके भी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे कि देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्वरूप और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियामक शक्ति। ठीक है, ये आप पेज नंबर 75 पे आप देख सकते हैं। चलिए, अब इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अलेक्जेंडर वेंट का व्यवस्था है, और एक इसका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं बता दूं आपको, क्या बोलते हैं, कहाँ गया जी वो, हाँ, इमैनुअल वालर स्टीन का व्यवस्था। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। आप हम बता दें थोड़ा सा पेज नंबर 76 पे कि अलेक्जेंडर वेंट्स जो है द्वारा स्थापित संरचनात्मक रचनावाद उनकी व्यवस्था उपागम के लिए जाना जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन सिद्धांत के रूप में रचनावाद का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सामाजिक निर्मित या सैन्य क्षमताओं और आर्थिक संसाधनों जैसे भौतिक कारकों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में संस्कृति, सामाजिक मूल्य, पहचान, मान्यताओं, नियमों और भाषा जैसे सांकेतिक कारकों की भूमिका पर जोर देते हैं। अब देखिए, भले ही रचनावाद 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इंटरनेशनल रिलेशन के उत्तर आधुनिकतावाद की लहर में उभरा, अलेक्जेंडर वेंट्स ने थोड़ा विचलन लिया और अपने रचनावाद यानी कि संरचनात्मक रचनावाद को नव यथार्थवाद और नव उदारवाद की कुछ बुनियादी मान्यताओं के साथ संगत किया। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वेंट के व्यवस्था उपागम की कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में। इसके भी 3 मुख्य विशेषताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना, और देखिए नियामक और आवश्यक शक्ति के रूप में विचारशील कारक, और तीसरा है अराजकता का परिणाम। ये इन पॉइंट को आप देख लेंगे, मैं ये थोड़ा सा आपको मैं समझा दे रहा हूं ताकि इसको थोड़ा सा आप समझ सके। ठीक है, पेज नंबर आपका है 76 और 77, राइट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है इमैनुअल वॉलरस्टीन का व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें देखिए इमैनुअल वॉलरस्टीन की व्यवस्था उपागम, जिसे विश्व व्यवस्था उपागम के रूप में जाना जाता है, निर्भरता सिद्धांत का व्यापक संस्करण है। ठीक है, वॉलरस्टीन ने निम्नलिखित पुस्तकों के माध्यम से अपने सिस्टम के दृष्टिकोण को निर्धारित किया। मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम, और फर्स्ट इसमें कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन्स ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 16th सेंचुरी, जो कि 1974 में, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि 1979 में, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम 2, मर्चटलिज्म and the consolidation of the European world economy, right। अब देखिए इमैनुअल वॉलरस्टीन के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार मतलब क्या है कि वर्तमान या अधिक विश्व व्यवस्था एक पूंजीवादी है। इमैनुअल वॉलरस्टीन कहते हैं कि वर्तमान या आधुनिक विश्व व्यवस्था एक पूंजीवादी है, जो कि 1450 और 1650 के बीच अवधि के दौरान यूरोप में उभरा। यहां तक क्लियर हो गया। इस अवधि को लंबी 16वीं शताब्दी के रूप में भी जाना जाता है। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इस व्यवस्था को उत्तर और दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका तक विस्तारित किया गया है, राइट। यहां तक समझ में आ गया आपका। चलिए, किया गया था, और इस तरह दुनिया के हर क्षेत्र को पूंजीवादी व्यवस्था में एकीकृत कर दिया गया। इसलिए वॉलरस्टीन का मूल तर्क यह है कि दुनिया स्वतंत्र और अलग राष्ट्र राज्यों का समूह नहीं है, इसके बजाय राष्ट्र राज्य एक बड़ी व्यवस्था यानी कि विश्व व्यवस्था का हिस्सा है, जो कि अपेक्षाकृत स्थिर और राजनीतिक संबंधों का समूह, जिसे वैश्विक पूंजी द्वारा नियमित किया जा रहा है, राइट। यहां तक समझ में आएगा आपको। इसलिए उनका सुझाव है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य के भीतर के घटनाओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के विश्व व्यवस्था के घटनाक्रमों की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आएगी, बल्कि हमें विश्व व्यवस्था के समग्र रूप में इसके विनियमित शक्तियों और इसके घटकों की अंतःक्रिया की जांच करनी होगी। यहां तक आप समझ में आ गया आपको। चले भी यहीं पे ये क्या बोलते हैं, इसके भी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे 3 विशेषताएं इसके भी दे दिया गया है कि आधुनिक विश्व व्यवस्था की संरचना और आधुनिक विश्व व्यवस्था का स्वरूप और आधुनिक विश्व व्यवस्था में नियामक शक्ति। यहाँ पे ये यूनिट
क्लियर होता है, समाप्त होता है। अब हम यूनिट 6 की बात करते हैं। बहुत तेजी के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि हमको एक से 1 घंटा के 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में ही हम इस पूरे बुक को खत्म करने वाले हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट 6 की, निर्भरता सिद्धांत। ये चूंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्भरता सिद्धांत क्या है, या निर्भरता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है, या निर्भरता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या निर्भरता सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ये इसमें हम 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला है निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करण, और दूसरा है निर्भरता सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। ये 2 चीज के बारे में इसमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इस यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं। मैंने बताया ना, यहाँ पे 82 पेज नंबर दिया गया है, निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करण, ठीक है। तो इसके जो विभिन्न संस्करण हैं, उनमें ये कितने संस्करण हैं जी, तो 3 इसके विभिन्न संस्करण है। पहला है मध्यम संस्करण, दूसरा है अतिवादी सिद्धांत, और तीसरा है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। हम जैसे कि मध्यम संस्करण क्या होता है कि राउल प्रीबिश है ना, राउल प्रीबिश जो कि 1901 में ये पैदा हुआ था और 1986 में इसकी मृत्यु हो गई थी, कि कार्यों ने निर्भरता सिद्धांत को उत्पन्न करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। राउल प्रीबिश अर्जेंटीना के अर्थशास्त्री थे और अपने कैरियर के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। अपने वो कैरियर के दौरान में वो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपना जिंदगी बिताया था। अर्जेंटीना सेंट्रल बैंक के महानिदेशक, लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के प्रमुख और व्यापार और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विकास के सचिव के कार्यकारी सचिव के रूप में अपने कार्यालय के दौरान प्रेस बिश ने एक जमीनी अध्ययन किया जिसका शीर्षक था द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ, जो लैटिन अमेरिकी देशों के आर्थिक पिछड़ेपन की जांच थी वो, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो कि प्रीबिश के अनुसार यह विकसित देशों के साथ व्यापार की प्रतिकूल शर्त है, जैसे टीओटी, ठीक है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से लैटिन अमेरिकी देशों की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। टीओटी किसी देश की निर्यात कीमतों और उसकी आयात कीमतों के बीच का अनुपात है। टीओटी समझ में आएगा कि टीओटी क्या है? तो टीओटी किसी देश की निर्यात कीमतों और उसकी आयात कीमतों के बीच का अनुपात है, जबकि लैटिन अमेरिकी देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक हैं, वे इसे औद्योगिक रूप में उन्नत देशों को निर्यात करते हैं। एक पॉइंट हम बात करेंगे कि इसकी प्रीबिश के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत और उदार अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण को चुनौती दी कि विकासशील देशों को मुक्त व्यापार से लाभ उठाने के लिए प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। ये मध्यम संस्करण था। और दूसरा हम बात करेंगे अतिवादी सिद्धांत। अतिवादी सिद्धांत में क्या, निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवाद और लेनिन की साम्राज्यवाद की समझ पर बनाया गया है। यहां क्लियर हो गया। अतिवादी निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवाद और लेनिन की साम्राज्यवाद की समझ पर बनाया गया है। आंद्रे गॉन्डर, क्रैम्फ, जेम्स क्रॉफ्ट और डेल जॉनसन को अतिवादी निर्भरता सिद्ध अंतवादी माना जाता है। अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि निर्भरता संबंध के पीछे मकसद वैश्विक पूंजीवाद है। विकसित देश विकासशील देशों में अपने तैयार उत्पादों के लिए बाजार तलाशते हैं। इसके अलावा विकसित देश भी विकासशील देशों को निवेश के लिए गंतव्य मानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पेज नंबर 83 पे और 82 पे आप देख सकते हैं। और थर्ड इसमें विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ये क्या है? तो अब देखिए, इमानुएल वॉलरस्टीन द्वारा प्रस्तावित विश्व व्यवस्था सिद्धांत निर्भरता सिद्धांत का व्यापक एक संस्करण है। उदारवादी और अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों के विपरीत जो कोर और परिधि के बीच आर्थिक संबंधों के लिए अपने अध्ययन को सीमित करते हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत एक व्यापक भौगोलिक ढांचे पर केंद्रित है। यहां तक क्लियर हो गया। वॉलरस्टीन ने अर्ध परिधि को परिधि और
कोर के बीच तीसरी श्रेणी के रूप में पेश किया। अर्ध परिधि ये राज्य भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि आधुनिक उद्योगों, शहर और बड़े किसानों जैसी विशेषताओं के कारण विश्व व्यवस्था सिद्धांतकारों के अनुसार कोर, अर्ध परिधि, परिधि पदानुक्रम के स्थिति बदलने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताया था ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था निर्भरता सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दें या संक्षिप्त वर्णन करें, तो आप ये निर्भरता सिद्धांत के बारे में आप समझ गए। और चलिए अब हम बात करेंगे निर्भरता सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, यही दो इसमें मेन टॉपिक है, इसी को समझ लेना है, उसके बाद में आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें निर्भरता सिद्धांत की अवधारणाएं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम के रूप में निर्भरता, जो कि देखिए निर्भरता एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम भी है। उपनिवेशवाद और वर्चस्व की सदियों से औपनिवेशक और प्रमुख पूंजीवाद शक्तियों ने उपनिवेशों और अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक संस्थानों का पुनर्गठन किया था, ठीक। और पूंजीवाद की आवश्यकता के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में संसाधन आपूर्तिकर्ताओं के रूप में इन देशों और क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत किया। यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए हम बात करेंगे, इसमें एक पॉइंट दिया कोर, परिधि, अर्ध परिधि और परिक्षेत्र अर्थव्यवस्था, यानी कि देखिए निर्भरता सिद्धांतवादी अर्थव्यवस्थाओं को दो व्यापक श्रेणियों के में वर्गीकृत किया जाता है। पहला अर्थात जैसे कि कोर और परिधि, यानी कि कोर अलग है और परिधि अलग है। और मुख्य अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि वैश्विक उत्तर में विकसित देश हैं, जैसे कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में जैसे कि उन्नत प्रौद्योगिकी और उद्योगों की विशेषता, जो कि शक्तिशाली राज्य सरकारों, एक मजबूत मध्यम वर्ग और पूंजीपति और एक बड़े श्रमिक वर्ग जैसे सर्वहारा द्वारा समर्थित है। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए निर्भरता सिद्धांतकार परिधि के भीतर एक क्षेत्र के रूप में परिक्षेत्र अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं, जिसमें विदेशी पूंजी को कच्चे माल जैसे कि खनिज तेल, वृक्षारोपण आदि को निकालने के लिए निवेश किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो इसमें पॉइंट है, जैसे उदारवादी सिद्धांतों की आलोचना के रूप में निर्भरता का सिद्धांत करें, इसको आप देख लेंगे, पेज नंबर 86 पे दे दिया गया है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा इसमें अब क्या नौ उदारवादी वैश्वीकरण निर्भरता के संस्थापक के रूप में इसका क्या अभाव रहा था। अधिकांश निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि वैश्वीकरण का वर्तमान चरण नौ उदार वैश्वीकरण है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा वर्चस्व रखता है। नतीजतन निर्माण वस्तुओं का उत्पादन कुछ के हाथों में केंद्रित है, जो कि वैश्विक स्तर पर एक कुलीन बाजार बनता है, ठीक है। नौ उदारवादी वैश्वीकरण निर्भरता के संस्थापक के रूप में आप इसको अच्छे तरीके से 88 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं। बस इस यूनिट में इतना ही था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, जो कि निर्भरता सिद्धांत का प्रमुख आलोचनाएं मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, आप उसे देख लेंगे। एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक यूनिट है रचनावाद, ठीक है। अब रचनावाद में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा है। एक तो आप पहला क्वेश्चन आप दिमाग में रखें, रचनावाद क्या है, ये आ सकता है एग्जाम में, या रचनावाद की प्रमुख मान्यताएं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। और रचनावाद के विभिन्न संस्करण, ठीक है। इस 3 पॉइंट में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि रचनावाद है क्या, ठीक है। आखिर रचनावाद क्या है, पेज नंबर 94 पे दिया गया है। अब देखिए जैसे अब हम बात करेंगे रचनावाद की। शब्द रचनावाद में सैद्धांतिक दृष्टिकोण की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जिसका अभिसरण बिंदु यह है कि हमारे पास वास्तविकता तक कोई सीधी पहुंच नहीं है, लेकिन सामाजिक दुनिया हमारे लिए सुलभ है, आसान है, हमारे सामाजिक संबंधों के माध्यम में निर्मित होती है। हमारे सामाजिक संबंधों का निर्माण उन विचारों के माध्यम से किया जाता है जो हम दुनिया के बारे में साझा करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें रचनावाद की, तो हम अपने विचारों जैसे कि अपने अनुभवों के आधार पर दुनिया के बारे में और इसके बारे में धारणाओं के अनुसार सामाजिक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं। और यह एक दृष्टिकोण भी रखता है कि सामाजिक दुनिया और हमारे विचार परस्पर संवैधानिक है। इट्स क्लियर हो यहाँ पे। अब रचनावाद मीमांसा, सामाजिक सिद्धांत और इंटरनेशनल रिलेशन सिद्धांत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 स्तरीय समझ है। पहला रचनावाद
एक तत्व मीमांसक अवस्थिति है, दूसरा कि तत्व मीमांसा दर्शन की एक शाखा है जो यथार्थ की प्रकृति की जांच और व्याख्या करती है। इसलिए वे विद्वान जो रचनात्मक व्यवहार के एक तत्व मीमांसक अवस्थित में के रूप में मानते हैं। इट्स क्लियर। दूसरा हम बात करेंगे इसका कि एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में रचनावाद सामाजिक यथार्थ के संविधान में ज्ञान और सुविज्ञ जो कि सुविज्ञ अभिकर्ताओं की भूमिका पर केंद्रित है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं रचनावादी साझा समझ और विमर्शों की भूमिका की जांच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम बात करेंगे अगले के बारे में। चलिए हम बात करेंगे अब इसमें देखिए रचनावाद शब्द को निकोलस ग्रीनवुड ओनफ ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग रूल्स एंड सोशल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 1989 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए गढ़ा था। हालांकि यह अलेक्जेंडर वेंड के विशेष रूप से उनके 1992 के लेख एनार्की इज द व्हाट स्टेटस मेक ऑफ इट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स और उनकी 1999 की पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने इंटरनेशनल रिलेशन के रचनावाद को लोकप्रिय बना दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए रचनावाद का दार्शनिक आधार दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यथार्थ का सामाजिक निर्माण। रचनावाद की प्रमुख मान्यताएं, इसमें पहला पॉइंट है आपका यथार्थ का सामाजिक निर्माण जो कि पेज नंबर आपका 97 पे दे दिया गया, आप उसको देख लेंगे। दूसरा है वैचारिक कारकों का प्रभाव, तीसरा प्रतिनिधि और संरचना का पारस्परिक संविधान और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रचनावाद की प्रमुख धारणाएं क्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। राइट, अब हम बात करेंगे रचनावाद के विभिन्न संस्करण के बारे में। आधुनिकतावादी रचनावाद, ये सबसे पहला इसका पॉइंट है। रचनावाद के विभिन्न संस्करण में पहला पॉइंट है आधुनिकतावादी रचनावाद। देखिए आधुनिकतावादी रचनावाद की विशेषता है कि सामाजिक यथार्थ को समझने और समझने में रूढ़िवादी रुचि के साथ उद्देश्य परक भाष्य विज्ञान व्याख्या की एक विधि है और उद्देश्य परक भाष्य विज्ञान नौ कांतिवादियों द्वारा प्रस्तावित एक विधि है जो कि इमैनुअल कांट की ज्ञान उत्पादन की समझ के अनुसार, कांट के अनुसार भले ही ज्ञान वस्तुनिष्ठ यथार्थ के बारे में है लेकिन यह हमारी चेतना के माध्यम से निकलता है। राइट, यहां तक समझ में आ गया ना। दूसरा पॉइंट आधुनिकतावादी भाषिक रचनावाद या नियम उन्मुख रचनावाद। ठीक है, अब हम इसमें बात करें थोड़ा सा पॉइंट, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे कि निकोलस ओनफ जैसे आधुनिकतावादी भाषिक रचनावादी तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमों द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उसको रूल के द्वारा, नियमों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन नियमों का गठन भाषा की संरचनाओं द्वारा किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आधुनिकतावादी भाषिक रचनावादी व्यक्ति परक और भाषा विज्ञान को नियोजित करते हैं जो कि यह मानता है कि भाषा के निर्माण में यथार्थ होने के कारण वस्तुगत ज्ञान असंभव है। ठीक है, ओनफ ने आगे तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियम क्या करना चाहिए के बारे में कथन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हम बात आगे करते हैं। अब अगला पॉइंट है अतिवादी। ठीक है, अतिवादी से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आप इसे टेंशन ले, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 102 पे दे दिया गया है। चलिए ये यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट, अगले दो ब्लॉक यहाँ से खत्म हो गया। अब तीसरे ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की घटनाओं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें भी आपको 4 यूनिट शायद पढ़ना है इसमें। अब इसमें हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण। इसमें दो ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला, शीत युद्ध का अर्थ समझाते हुए उसकी उत्पत्ति का बारे में बताइए, इस तरीके से पूछ सकता है, या शीत युद्ध के चरण को व्याख्या कीजिए, इस तरीके से पूछ सकता है। ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा शीत युद्ध की अर्थ क्या होता है। क्या यह कहना हैरान करने वाली नहीं होगा कि किसी युद्ध को शीत के रूप में वर्णित किया गया है। युद्ध हमेशा कुछ निर्दिष्ट रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सेनाओं द्वारा हथियारों के साथ लड़ा जाने वाला गर्म होता है, किंतु इसे शीत कहने के लिए कुछ ऐसा है जो कुछ सोच और स्पष्टीकरण की मांग करता है। ठीक, शीत का मतलब
क्या होता है कि जो कुछ है सोच और स्पष्टीकरण की मांग करता है। हम जो जानते हैं वह यह है कि शीत युद्ध, जो शीत युद्ध 1945 और 1990 के बीच 4 दशकों के अधिक समय तक जारी रहा था, शीत युद्ध, राइट। अब युद्ध ने पूरी दुनिया को, यानी कि ये युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वास्तव में इनसे कई देशों का विभाजन किया और उन्हें राजनीतिक और सैन्य गुट बनाने के लिए, दूसरों के हाथ मिलाने के लिए भी प्रेरित किया। शीत युद्ध की एक विशेषता इस प्रकार भी हम प्रकार की राजनीति थी। कौन सा? तो 2 गुट प्रत्येक का नेतृत्व एक महाशक्ति ने किया, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन। इस प्रक्रिया में हिंसक और मौत, उत्पीड़न और लापता होने सहित लाखों लोगों की बहुत अलग अलग तरीकों से कष्टों का सामना करना पड़ा था। आर्थिक विकास यानी कि निराशाजनक था और परिणाम स्वरूप इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कई मामलों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाखों गरीब लोग तंगहाली और भूख में भोजन से वंचित थे, यानी कि भोजन नहीं मिल रहा था उन लोगों को। लाखों लोगों ने नुकसान झेले और कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोह, बगावत, दमन, गृह युद्ध और पूरी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के हस्तक्षेप और कैरिबियन के अलावा पूर्वी यूरोप, बाल्कन और दुनिया के अन्य हिस्सों में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। इन वेदनाओं को दर्ज करने के बावजूद भी दिलचस्प बात यह है कि हम इस 45 साल के युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं, जो कि 45 साल का जो युद्ध हुआ था 1945 और 1990 से लेकर के 1945 से लेकर के 1990 तक के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। यहाँ पे आप क्लियर होगा। इस शीत युद्ध के वजह से काफी लोग भूखे रह गए, कितने लोगों को नुकसान हो गया, कोई घर से बेघर हो गया, है ना, कोई क्या बोलते हैं कि कोई किसी की दुनिया उजड़ गई, कोई उसी वक्त मर गया, कोई फिर इलाज के दौरान मर गया। इस तरीके की घटनाएं होती रही। इसी युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जब कोई इस युद्ध को शीत युद्ध के रूप में संदर्भित करता है, जो उद्देश्य यह बताना होता है कि यह एक वैचारिक अवधारणा के तहत लड़ा गया था। युद्ध में 2 परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं और विश्व दृष्टिकोण के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी गई थी। यहां तक समझ में आ गया? पहला कौन था? पूंजीवाद और दूसरा समाजवाद की वजह से ये विश्व युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था जो कि 1945 और 1990 के बीच में। तो 45 साल के इस युद्ध को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। राइट्स क्लियर हो गया। अब देखिए शीत युद्ध की उत्पत्ति, यानी कि देखिए शीत युद्ध की उत्पत्ति के 2 मुख्य स्पष्टीकरण हैं। इन दोनों को सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि पहला एक भू राजनीतिक व्याख्या और दूसरा वैचारिक व्याख्या। भू राजनीतिक व्याख्या क्या होता है? कुछ इतिहासकार जो कि 1917 को सोवियत समाजवादी क्रांति और इसे रोकने के लिए 1918 में रूस में यूरोपीय सैन्य हस्तक्षेप के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। अन्य विद्वान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तुरंत पहले यूरोपीय महाशक्तियों के बीच सैन्य संधि और उनके उल्लंघन के लिए शीत युद्ध की उत्पत्ति को देखते हैं। सब समझ में आ गया? लेकिन माना जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई थी, जो कि 1990 के बीच में खत्म हो गया था। ठीक है। शक्ति, क्षमता, विस्तारवादी आकांक्षाओं आदि के कोण से शीत युद्ध को समझने वाले दृश्य को शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए भू राजनीतिक स्पष्टीकरण कहा जाता है। राइट, क्लियर हो गया? वैचारिक व्याख्या में आप इसे देख लेंगे, पेज नंबर 111 पे दे दिया गया है। चलिए शीत युद्ध के चरण, ये तो क्वेश्चंस आ नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा पेज नंबर 113 पे। यहाँ पे एक है डिटेंट, ये एक पॉइंट है। ठीक है। ट्रूमैन सिद्धांत, ये एक पॉइंट है, ट्रूमैन सिद्धांत, जो कि आपका यहाँ पे दे दिया गया, आप इसे देख सकते हैं पेज नंबर 114 पे। ये छोटे वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं नरमी डिटेंट के बारे में। ये भी छोटे वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिटेंट से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में बात है? नरमी कहिए या डिटेंट कहिए, बात एक ही है। ठीक है। हालांकि देखिए राजन ये के विवेक क्यूबा मिसाइल संकट पर हावी रही और क्यूबा और अमेरिका में सोवियत मिसाइलों को हटाने के साथ संकट समाप्त हो गया। इस उम्मीद के साथ ही द्वीप राष्ट्र और आक्रमण न किया जाए, क्यूबाई मिसाइल संकट के इस शांतिपूर्ण अंत ने संभवतः दुनिया को द्विध्रुवी सैन्य शत्रुता की संभावित लागत का इतिहास करा दिया था। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब इसको आप अच्छे तरीके से पेज नंबर 116 पे आप देख सकते हैं। चलिए पुनर्जीवन, आप तो ये जानते हैं पुनर्जीवन, ये तो आप पहले से भी जानते हैं। चलिए पेज नंबर 118 पे दे दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। ये यूनिट खत्म होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट 9 की। अब यूनिट 9 के बाद में बस और ज़्यादा नहीं है यूनिट, अब इसी खत्म होने वाला है। अभी मतलब 5 और यूनिट हो सकते हैं। ठीक है।
शीत युद्ध का अंत और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव, इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट है कि शीत युद्ध का अंत और उत्तर शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि शीत युद्ध काल की विशेषताओं को बताइए, ठीक है। और तीसरा इसमें ये हो सकता है कि शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से थे। ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। मैंने जो बताया उसी से आएंगे क्वेश्चंस, आप घबराए नहीं, ठीक है। इतना अगर आप देख लेते हैं और इतना समझ लेते हैं तो आपको फिर दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं एक पीडीएफ वाला वीडियो भी लेकर के आऊंगा, वो पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर का विघटन, ये छोटे वाले पॉइंट में क्वेश्चंस दे दिया जा सकता है, ठीक है। घटनाएं जो यूएसएसआर के विघटन की वजह से बनी वे 2 स्तरों पर थी, पहला घरेलू और दूसरा बाहरी। 1980 के दशक तक पहले के दशकों के दौरान पालन की गई नीतियों के कारण सोवियत आर्थिक संरचनाओं में बड़े पैमाने पर विफलताएं थी। उपभोक्ता सामान और कृषि उत्पादन के मांग और आपूर्ति में भारी गिरावट थी, ठीक है। इस तरीके से आप पेज नंबर 123 पे आप इसे देख सकते हैं। बर्लिन की दीवार का गिरना और जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, जिसने 1961 से पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को शारीरिक और वैचारिक रूप से विभाजित कर दिया था। पश्चिमी जर्मनी, जिसे जर्मनी के संघीय गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी गठबंधन व्यवस्था का हिस्सा था, जबकि पूर्वी जर्मनी सोवियत गुट का सदस्य था, राइट। यहाँ तक समझ गए आप। पेज नंबर आपका 124 पे दे दिया गया, इसे आप देख सकते हैं। अब इसमें और कोई क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हम चलिए यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया, वो इंपॉर्टेंट जो बात था उसमें हमें बता दिया, ठीक है। अब यूनिट हम 10 की बात करते हैं, शक्ति के उभरते केंद्र। इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का अवधारणा, और दूसरा है आपको शीत युद्ध की अवधि और शक्ति के नए केंद्रों का उभरना, ठीक है। इस तरीके से इसमें आप छोटे छोटे पॉइंट, जो एक ध्रुवीय व्यवस्था, 2 ध्रुवीय व्यवस्था और बहुध्रुवीय व्यवस्था को आप जरूर देख लेंगे। ये आ सकता है आपके एग्जाम के लिए 2 पॉइंट, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का अवधारणा और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता। और शीत युद्ध के बारे में तो आप पहले से जान चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा क्या होता है, ठीक है। हंस, जो कि मॉर्गेनथाउ, जो कि एक प्रसिद्ध यथार्थवादी थे, जिन्हें आपने पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है और कहते हैं कि हर देश शक्ति हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ संबंधों को बनाने में लगे हुए हैं, या आप भी जान रहे हैं। और शक्ति की यह आकांक्षा अन्य देशों के साथ संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने के लिए देशों की इच्छा के पीछे की प्रेरणा है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे के साथ एक ही मकसद के साथ लगे हुए हैं। शक्ति की राजनीति और शक्ति के लिए संघर्ष एक अपरिहार्य घटना है। केनेथ वॉल्टर्स का तर्क है, यानी कि वो कहते हैं कि द्विध्रुवीय व्यवस्था सबसे स्थिर विश्व व्यवस्था है, क्योंकि शक्ति 2 प्रमुख नेतृत्वों के माध्यम उनके अनुचरों के बीच विभाजित है। द्विध्रुवीय संरचना व्यक्तिगत राज्यों की विदेशी नीतियों को निर्धारित करती है और इस प्रकार वैश्विक राजनीति भी करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करेंगे शक्ति के प्रकार। अब देखिए, कठोर और नरम। अब देखिए, हम बात करते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये प्रकार अन्य राज्यों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए राज्यों की प्रकृति और क्षमता को इंगित करते हैं। हालांकि सभी राज्य कुछ निश्चित मात्रा में शक्ति प्राप्त करते हैं, ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन कुछ ही राज्य अन्य राज्यों के आचरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास शक्ति है, लेकिन उतनी शक्ति नहीं है जो कि वो दूसरे देशों के बजाय, दूसरे राज्यों के बजाय उनके पास उतनी शक्ति नहीं है। थोड़ा बहुत शक्ति तो है और रहता भी है, ठीक है।
चलिए हम आगे बात करते हैं। पहला एक होता है शक्ति के प्रकार में, एक कठोर होता है और दूसरा नरम शक्ति होता है। ठीक है, कठोर शक्ति सैन्य और आर्थिक साधनों के उपयोग या उपयोग के खतरे के साथ अन्य राज्यों के व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। हार्ड पावर की कवायद आक्रमण और जोरदार है और अक्सर इसका इस्तेमाल अन्य राज्यों की नीतियों को जबरदस्ती बदलने के लिए किया जाता है। कठोर शक्ति के उपयोग के परिणाम अक्सर तत्काल होते हैं। यहां तक समझ में। नरम शक्ति, आप सॉफ्ट पावर का अर्थ समझ रहे हैं आप। चलिए, इसमें आप यहां पे दे दिया गया है पेज नंबर 140 पे, पेज नंबर आपका 140 पे जो मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला एक ध्रुवीय व्यवस्था, दूसरा द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा बहुध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या होता है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था को पूरे विश्व में उच्चतम आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव वाले एकल राज्य में संदर्भ में परिभाषित किया गया है। यह शक्ति के संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ जाता है, क्योंकि व्यवस्था को संतुलित करने के लिए कोई अन्य शक्ति नहीं होगी। एक ही ध्रुवीयता प्रभुत्वकारी है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का मार्गदर्शन करने का और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्य प्रदान करने में वैश्विक आधिपत्यपूर्ण वर्चस्व कायम करता है। तो समझ में आ गया। यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था, यानी कि समझ लीजिए कि ये जो है इसके पास पूरा फुल पावर होता है, ये जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है एक ध्रुवीय व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्या होता है, द्विध्रुवीय व्यवस्था दो राज्यों के बीच में शक्ति को वितरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गुटों की इंगित करती है। ये दो राज्य या गुट वैश्विक मामलों, मुद्दों और संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। अधिकांश राज्य अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और या एक शक्ति या एकजुट के हितों के साथ संरेखित करते हैं और इस प्रकार की द्विध्रुवीयता राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाजित करती है। ठीक है, ये बांट देती है। ठीक है, द्विध्रुवीय दो कर देती है। तीसरा बहुध्रुवीय, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था कई शक्तियों के अस्तित्व को शामिल के ध्रुवों में रूप दर्शाती है। यह इंगित करता है कि शक्ति एक हाथ में केंद्रित नहीं है, अपितु कई खिलाड़ियों के बीच वितरित। सभी शक्ति के खंभे एक ही आकार, शक्ति और संसाधन क्षमता के नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बातें। चलिए, अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ब्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ब्रिक्स। ठीक है, और दूसरा यूरोपीय संघ, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्रिक्स यानी कि आप जानते हैं कि 2009 में पहली बार उस समय की 4 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के शिखर बैठक रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई। ठीक है, और उनके साथ आने की अनिवार्यता एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय शासन तंत्र और संस्थानों के सुधार और वैश्वीकरण को पारदर्शी, न्यायोचित और विकासोन्मुखी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए थी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 2011 में ब्रिक ग्रुपिंग में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे वह ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका बना। ब्रिक्स देशों की वैश्विक आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। लगभग 32% क्रय शक्ति समानता यानी कि PPP की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू में उत्पाद में लगभग 23% का संयुक्त योगदान है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। चलिए हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय यूनियन, ठीक है, इसको शॉर्ट में यूई के नाम से जानते हैं। यूरोपीय के 27 राज्यों का एक संघ है। ठीक है, यानी कि यूरोप के 27 राज्यों का एक संघ है और यह आंतरिक व्यापार, बाजार, माल की आवाजाही, निवेश और लोगों के लिए एक व्यवस्था भी है। यूरोपीय संसद, परिषद, न्यायालय, एक विकसित कानूनी प्रणाली, लोकतांत्रिक कामकाज और एक अलग बजट और मुद्रा के साथ एक प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है। यूरोपीय संघ के व्यापार में वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 15% है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक। विश्व मानवीय सहायता में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा योगदान है। इसके यूरोपीय नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता संचालन, जो कि ECHO ने जरूरतमंदों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कई राज्यों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए, अब इस यूनिट में अब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे अगले यूनिट की, जो कि यूनिट नंबर 11 है, ये है वैश्वीकरण। इसमें हम बात करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला कि वैश्वीकरण की विशेषताएं के बारे में बताइए और दूसरा वैश्वीकरण के आयाम। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। अब वैश्वीकरण तो आप पहले से भी जानते हैं, बीपीएससी 133 में भी वैश्वीकरण के रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा था। अब हम बात करते हैं, एक ही परिभाषा में वैश्वीकरण की व्याख्या करना हमेशा एक विवादास्पद कार्य रहता है। एक शब्द के रूप में यह व्यापक रूप में राष्ट्रों और सभ्यताओं के सभी पहलुओं के भीतर परिवर्तनों के बाहुल्य के साथ जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण को एक प्रतियोगी अवधारणा के रूप में महसूस किया गया है। ठीक है, यह दुनिया भर में बहस का विषय बना हुआ है, कौन? वैश्वीकरण। लेकिन सभी बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद विद्वानों और संस्थानों ने इस समझने के अपने तरीके के अनुसार वैश्वीकरण की व्याख्या और इसे परिभाषित किया है। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और मैं बता दूं कि राजनीति का ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश संक्षेप में बताता है कि वैश्वीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया और प्रक्रियाओं के समूह के बारे में है जो उन संबंधों और अंतर संबंधों की बहुलता उत्पन्न करता है जो राज्यों और समाजों और स्थानांतरित करते हैं, जो कि आधुनिक विश्व व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डेविड हार्वे के समय में स्थान संकोचन के विचार ने वैश्विक गांव के उभरने का एक नया आयाम दिया था। ठीक है, मार्क्स ने इन शब्दों के साथ वैश्वीकरण के आगमन के बारे में सही अनुमान लगाया था कि कामकाजी पुरुषों के पास कोई देश नहीं है। जब मैनिफेस्टो का दावा है कि श्रमिक बिना देश के हैं, यानी कि देखिए मजदूर जो होते हैं उनका कोई देश नहीं है। अभी देखिएगा तो कभी भारत में रहेंगे, कभी पाकिस्तान में रहेंगे, तो कभी सऊदी अरेबिया में रहेंगे, तो कभी ओमान में, तो कभी कतर में, तो कभी दुबई में, कहीं कहीं चले जाते हैं, जो उनका कोई एक देश नहीं होता है। हालांकि वो उनका एक परमानेंट एड्रेस होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कहने का मकसद ये है कि वो कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहां रहते हैं, वो इस तरह घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें वैश्वीकरण की विशेषताएं के बारे में। वैश्वीकरण की विशेषताएं यहाँ पेज नंबर 150 से लेकर के 151 पे दे दिया गया है कि इसकी विशेषताएं क्या है, लेकिन 2-3 पॉइंट मैं इससे बता देता हूं कि यह एक गहरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए दुनिया भर में प्राचीन जनसंख्या आंदोलन शामिल है। दूसरा इसका विशेषताएं ये है कि यह बहुआयामी यानी कि दृष्टिकोण जो है, जो कि मानव समाजों और राज्यों के बीच में बढ़ती जटिलता और अनुशरता की विशेषता है। तीसरा इसका विशेषता यह है कि यह राज्य नियामक यानी कि बाधाओं को हटाकर राज्य की सीमाओं के बाहर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय की प्रक्रिया है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए चौथा इसका विशेषता ये है कि यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नौ उदारवादी समझ है जिसने दुनिया भर के राज्यों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। चौथा इसका विशेषता ये है कि तकनीकी प्रगति के कारण राज्यों की शक्ति और अधिकार घट रहे हैं और आर्थिक वैश्वीकरण ने राज्यों और नागरिकों को पर्याप्त समर्थन देने की क्षमता को कम कर दिया है। मैंने इतना आपको बता दिया और आप इसे और अच्छे तरीके से पेज नंबर 151 पे पढ़ सकते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें वैश्वीकरण के आयाम के बारे में। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया आर्थिक वैश्वीकरण, दूसरा है राजनीतिक वैश्वीकरण, ठीक है, तीसरा है इसमें भू राजनीतिक वैश्वीकरण, चौथा है पर्यावरण वैश्वीकरण। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीतिक, जो कि ये पहले भी वैश्वीकरण के हम लोग में बात पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। वैश्विक राजनीति जो कि ये भी राजनीति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी को तीनों को एक में करके दे दिया गया है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। राइट, पेज नंबर 158 पे भी दे दिया गया है। तो हालांकि इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं। चलिए अब हम यहीं पे इस यूनिट का अंत होता है और इस ब्लॉक का भी अंत होता है। अब यहाँ पे लास्ट ब्लॉक हम लोगों के सामने बच गया है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसमें 3 यूनिट्स हैं, इसको हम बहुत तेजी के साथ में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। चलिए पहला इसमें यूनिट है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्य। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। पहला कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत और संगठन, पहला इसका क्वेश्चन ये बन सकता है। और दूसरा ये है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का सुधार या पुनर्गठन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, और एक आर्थिक विकास। चलिए तो हम बात करेंगे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत और संगठन के बारे में। जैसा कि इसके चार्टर के लक्षित है कि यूएन के 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, दूसरा
लोगों के समान अधिकार और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देने के में सहयोग करने के लिए तथा और चौथा है, इन सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए एक केंद्र बनना है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य के और सिद्धांत और संगठन के बारे में, अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य है। ठीक है, शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। युद्ध के संकट में आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए मौलिक मानवाधिकारों में विश्वास की पुष्टि करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान को बनाए रखने के लिए और सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मूल दृष्टि 4 स्तंभों पर बनाई गई थी। पहले 3 शांति, विकास और मानवाधिकार। चलिए तो हम बात करते हैं इसके सिद्धांतों के बारे में। पेज नंबर 166 पे है, आप देख सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया, महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, आप इसको देख लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है, शांति और सामाजिक आर्थिक विकास में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की भूमिका, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संवैधानिक पूर्वक निर्धारण के बावजूद अमेरिका और पूर्व यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र दुनिया की कई समस्याओं को हल करने में असमर्थ था। दूसरी ओर इसने संघर्ष विराम और वार्ता की व्यवस्था करके और शांति सेना प्रदान करके कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैर राजनीतिक कार्यों में इसकी सफलता शरणार्थियों के देखभाल और मानवाधिकार की सुरक्षा, आर्थिक नियोजन और विश्व व्यवस्था, जनसंख्या और अकाल की समस्याओं से निपटने के प्रयास प्रमुख रहे थे। ठीक है, चलिए इसे आप देख लेंगे। अब देखिए पहला इसमें फिलिस्तीन पॉइंट दे दिया गया है और दूसरा इसमें कोरियाई युद्ध। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिलिस्तीन, जो कि फिलिस्तीन में यहूदी और अरबी के बीच विवाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र के सामने लाया गया था। एक जांच के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने का फैसला किया, जिससे यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना हुई। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक था। ठीक है, आप फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं। अब कोरियाई युद्ध के बारे में आप थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें कि यह एकमात्र ऐसा अवसर था जिस पर संयुक्त राष्ट्र महाशक्तियों के हितों में शामिल करते हुए सीधे संकट के निर्णायक कार्रवाई के करने में सक्षम था। जब जून 1950 में दक्षिण कोरिया पर कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया द्वारा हमला किया गया तो सुरक्षा परिषद ने तुरंत उत्तर कोरिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को दक्षिण कोरिया को मदद भेजने के आह्वान किया। ठीक है, पेज नंबर 170 पे दे दिया गया है, आप इस अच्छे तरीके से देख सकते हैं। राइट, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब संयुक्त राष्ट्र उपलब्धि की विफलताएं, इसमें से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, ये एक पेज नंबर यहाँ पे 175 पे संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का सुधार या पुनर्गठन, इसे आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बता दूं कि 31 जनवरी 1992 को सुरक्षा परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक के बाद में से संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के पुनर्गठन पर वैश्विक बहस शुरू हो गई है और इस संबंध में कई प्रस्ताव किए गए हैं। इस तरह के सुधार प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को विशेष रूप से इसकी सुरक्षा परिषद की और आर्थिक अधिक लोकतांत्रिक, कुशल और परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के लिए अनुकूल बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात है। अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आप एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है जो मैंने पीछे बताया था कि संयुक्त राष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताएं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए अब हम यहीं पे इस यूनिट का खत्म होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 13 की। ठीक है, और ये सेकंड लास्ट ये आपका यूनिट है। इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसमें 2 पॉइंट आता है। इसमें विश्व बैंक, जिसमें एक संगठन और कार्य, IBRD के कार्य, ये तो नहीं आ सकते हैं। वैश्वीकरण, विश्व बैंक संचालन, ये हो सकता है। दूसरा विश्व व्यापार संगठन, ये यूरोपीय संघ, जो कि हम पहले भी बहुत पहले जान सके हैं। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष। ठीक है, पेज नंबर 180 में थोड़ा सा मेरी जबान लटपटा जाती है तेजी की वजह से, तो इसे आप गलत ना समझें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
कोष के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयास में दुनिया भर के मित्र देशों के प्रतिनिधियों में 1945 में जो कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना की। ठीक है, सभी के लिए कुछ 730 प्रतिनिधि 44 मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के तरीके को निर्धारित करने के लिए न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में माउंट वाशिंगटन होटल में एकत्रित हो गए थे, एकजुट हो गए थे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं IMF के कार्य और इसकी भूमिका। इसको आप छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें आप इसे देख सकते हैं। आर्थिक निगरानी, वित्तीय संकट और सशर्त ऋण और तकनीकी सहायता। ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसे समझ सकते हैं। आप तो इतना इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, चलिए 181 नंबर पेज पे दे दिया गया था। अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बना दिया गया है, क्या बोलते हैं, एक बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे दिया गया है यहाँ पे। इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, 1 मिनट का टाइम लगेगा। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। ठीक है, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। विश्व बैंक के बारे में आप तो जानते भी हैं, जो कि और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है संगठन और कार्य। 1944 में स्थापित विश्व बैंक समूह विकासात्मक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, क्षेत्रीय और बैंकों के राष्ट्रीय सरकारों के साथ काम करता है। आप खुद जान रहे हैं। ठीक है, संगठन में गरीबी में कमी, विकासात्मक वित्त और शिक्षा से लेकर के जलवायु परिवर्तन तक कई क्षेत्र शामिल है। पिछले 70 वर्षों में इसने 100 से अधिक विकासशील देशों में लोगों की मदद की है। विश्व बैंक की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विफलताओं और गरीबी को समाप्त करने के लिए है। यहाँ तक मैं, इसका मेन पॉइंट ये, यह अनुदान, शून्य ब्याज क्रेडिट और कम ब्याज वाले ऋण या निवेश के साथ साथ सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन? विश्व बैंक। और दूसरी बात ये कि वर्तमान में इसके 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं और इसमें 5 संस्थान शामिल हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसको IFC और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जिसको IBRD शामिल है। संगठन अपनी स्थापना के बाद 12,000 से अधिक विकास परियोजनाओं में शामिल रहा है। वर्तमान में इसका प्राथमिक लक्ष्य 2030 तक वैश्विक गरीबी दर को कम करना है। इसका मतलब मेन लक्ष्य इसका है कि गरीबी को खत्म करना। ठीक है, विश्व बैंक का एक अन्य कार्य पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देना भी है। इसके अलावा इसके सदस्य प्रायोजक और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और दुनिया की विकास चुनौतियों से निपटते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब IBRD का कार्य क्या होता है, ये आप पेज नंबर 183 पे देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं IMF और विश्व बैंक के बीच में। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे IMF और विश्व बैंक के बीच में अंतर दे दिया है। ठीक है, हम विश्व बैंक के पहले भी पढ़े हैं और उसके बाद में IMF के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है, उसी को बस आप लिख देंगे तो ये आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं कि IMF छोटा है। ठीक है, यानी कि लगभग इसमें 23 कर्मचारी सदस्य, और विश्व बैंक के विपरीत इसका कोई सहयोगी और सहायक नहीं है। इसके अधिकांश कर्मचारी जो होते हैं सदस्य वाशिंगटन DC में मुख्यालय में, जैसे कि अमेरिका में एक जगह है वाशिंगटन DC, ठीक है, में मुख्यालय में काम करते हैं। कि पेरिस, जिनेवा और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में 3 छोटे कार्यालय बनाए हुए हैं। इसके पेशेवर कर्मचारी सदस्यों का अधिकांश भाग जो होता है अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञों के लिए होता है। जबकि मैं बता दूं कि बैंक की संरचना कुछ अधिक जटिल है। विश्व बैंक में 2 प्रमुख संगठन शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो कि एसोसिएशन IDA। इसके अलावा विश्व बैंक से कानूनी तौर पर और वित्तीय रूप से अलग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो कि IFC है, जो कि विकासशील देशों में निजी उद्यमों के लिए धन जुटाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो कि बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 7,000 से अधिक कर्मचारी सदस्यों के साथ विश्व बैंक कार्यालयों का रख रखाव करता है। ठीक है, हालांकि उनके जो 95% कर्मचारी जो होते हैं वाशिंगटन DC में काम करते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद में हम बात करते हैं विश्व बैंक का संचालन। ठीक है, विश्व बैंक गरीब देशों को उन परियोजनाओं और नीतियों के लिए तकनीकी सहायता और धन प्रदान करके विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अस्तित्व में है। ठीक है, जो देशों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएंगे। बैंक विकास को दीर्घकालिक एकीकृत प्रयास के रूप में देखता है। अपने अस्तित्व के पहले 2 दशकों के दौरान बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता का 2/3 बिजली और परिवहन परियोजनाओं में चला गया। यानी कि ये तथा कथित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, जैसे कि बैंक ने हाल के वर्षों में अपनी गतिविधियों की विविधता दिखाई है, क्योंकि इसने विकास प्रक्रिया में नए अंतर्दृष्टि के साथ अनुभव प्राप्त किया है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए पेज नंबर 184 पे दिया, जैसे वैश्वीकरण, जैसे WB और IMF। ठीक है, वैश्वीकरण तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। चलिए ठीक है, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर आपका। जैसे कि आप एक क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, विश्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट करें। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन ये क्या होता है कि विश्व व्यापार संगठन जो होता है वो 1995 में अस्तित्व में ये आया। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ये 1995 में अस्तित्व में आया, सामने आया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे सबसे युवा में से एक WTO जो कि 1947 में स्थापित टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौते जैसे कि GATT का उत्तराधिकारी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का प्रस्ताव जो कि ITO 1947 में व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने में सफल नहीं हुआ। जैसे कि गेट एक अंतरिम समझौता था और 1995 में WTO के गठन तक व्यापार वार्ता के कई दौर हुए। इसलिए जब तक WTO अपेक्षाकृत युवा है, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जो कि मूल रूप से GATT के तहत स्थापित किया गया था, जो कि 70 साल से अधिक पुराना है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे इसमें दिया है विश्व व्यापार संगठन जैसे WTO की कार्य की पद्धति, इसमें आप मैंने पीछे बता दिए। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कौन सा? यूरोपीय संघ, जो कि मैंने पहले ही बताया था। यूरोपीय संघ जो कि है UE क्या है, यानी कि ये यूरोपीय संघ का उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना है और एक एकीकृत आर्थिक और मौद्रिक जो कि मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना है। इसका जनादेश भी समावेश को बढ़ावा देने और भेदभाव से निपटने के लिए व्यापार और सीमाओं के लिए बाधाओं का टूटना जो कि तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की हिमायती और दूसरे के बीच जो प्रतिस्पर्धी है जो कि वैश्विक बाजार और सामाजिक प्रगति है जैसे कि लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक। जो कि इसलिए इस सरल शब्दों में अगर कहे तो यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक गठबंधन है जो कि व्यापार, आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने और इन क्षेत्रों में समृद्धि और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए निर्मित है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं संगठनात्मक ढांचा के बारे में, जो कि ये एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि हमने पहले उल्लेख भी किया है पीछे, यानी कि जो कि यूरोपीय संघ 3 मुख्य निकायों द्वारा शासित है। जैसे पहले कि यूरोपीय संघ परिषद, जो कि यूरोपीय संघ संसद और यूरोपीय संघ आयोग, ये 3 प्रमुख जो कि इसके शासित है। अब परिषद का मुख्य काम यूरोपीय संघ के लिए नई नीतियों और कानून बनाना होता है जो कि प्रस्तावित करना है। ठीक है, यह हर 6 महीने में एक अलग EU अध्यक्ष के तहत काम करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसमें सबसे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये आ सकता है एग्जाम में आपका, जैसे कि ब्रेक्सिट और यूरोपीय संघ पर इसका प्रभाव। अब ब्रेक्सिट के बारे में आप इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ब्रेक्सिट है क्या। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने और इसे छोड़ने के लिए मतदान किया। ठीक है, जैसे मतदान किया यानी कि वोट किया। ठीक है, कुख्यात रूप से यूरोपीय संघ से जो कि ब्रिटिश निकास के लिए ब्रेक्सिट शब्द को बढ़ा दिया गया, गढ़ा गया, उसको बनाया गया। यद्यपि ब्रेक्सिट यूरोपीय संघ की तुलना में ब्रिटेन के लिए अधिक हानिकारक साबित हो सकता है। फिर भी ब्रेक्सिट के बाद की दुनिया में अगर यूरोपीय संघ पर प्रभाव पड़ने लगे तो यूरोपीय संघ के कुछ देशों को जैसे कि आयरलैंड और जर्मनी सहित कई आर्थिक नुकसान सामना करना पड़ सकता था, और जो कि दोनों क्रमशः अपने GDP के 10% यानी 10% और 5% से अधिक हो सकते थे। ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लास्ट यूनिट यहाँ बच गया है क्षेत्रवाद और नौ क्षेत्रवाद। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत VVI हो सकते हैं, उसी के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रवाद के लिए जिम्मेदार कारक ये तो नहीं आ सकता है, क्षेत्रवाद का विकास ये एक मेन पॉइंट है, और दूसरा नौ क्षेत्रवाद ये एक मेन पॉइंट हो सकता है। अब इसमें हम इन दोनों के बारे में जिक्र करेंगे थोड़ा सा। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा क्या दिया है कि क्षेत्रवाद का विकास आखिर हुआ कैसे। अब देखिए यह ध्यान रखना दिलचस्प है, यानी कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि पड़ोस
देशों से संबंध एक भावना के आधार पर क्षेत्रीय सहयोग नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। हम संगठित राजनीतिक जीवन के गठन के बाद की कभी भी क्षेत्रवाद उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हालांकि इसका सबसे प्रमुख अवतार प्रथम विश्व युद्ध है, जो कि हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ा है। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो कि 20वीं शताब्दी में ही दिखाई दिया है। ठीक है, वैचारिक रूप से अगर हम बात करें तो सहयोग के लिए एक खाका जो कि डेविड मेतरानी ने अपनी पुस्तक वर्किंग पीस सिस्टम ने 1943 में प्रकाशित किया, यानी कि छाप दिया था इसको, कि जिसमें उन्होंने नवोन्मेष के तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव दिया था। यानी कि वे उन्हें कार्यात्मक क्षेत्र कहते हैं। कौन कहते हैं? तो जो क्षेत्रवाद के जो रहने वाले होते हैं वो कहते हैं, ताकि अधिक से अधिक सदस्य राज्यों के बीच संबंध संपर्क कर सके और निकटता को प्रोत्साहित किया जा सके। उसका मानना यह था कि इस तरह की अंतःक्रिया के अंतोतगत सहयोग की आदतें बढ़ेंगी और अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी एक दूसरे पर निर्भरता और जुड़ाव पैदा करने वाले राज्यों में सहयोग की गहरी समझ पैदा होगी। यहां तक क्लियर हो गया है? पेज नंबर 192 पे आप इसे और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम इसमें जो मेन पॉइंट है उसके बारे में जरा बात करते हैं। क्षेत्रवाद की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और इसमें जो जिम्मेदार कारक है ये पेज नंबर 194 पे दे दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। बस हम इसमें थोड़ा सा क्षेत्रवाद की जो विशेषताएं है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एक अवधारणा और एक प्रक्रिया के रूप में क्षेत्रवाद कुछ विशेषताएं साझा करता है, यानी कि वो बांटता है, जो कि इसकी प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए हमारी मदद करती है, यानी कि हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले अगर क्षेत्रीय संगठन हमेशा प्रकृति में अन्यायी नहीं होते हैं, वे एक देश को कई संगठनों का हिस्सा बनाने के लिए अति व्यापक हो सकते हैं, या दोबारा एक ऐसे देश को शामिल कर सकते हैं जो कि भौगोलिक रूप से एक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जैसे कि एंड्रयू हैविड कहते हैं कि क्षेत्रीय संगठन अपनी सदस्यता के महाद्वीपीय, उप महाद्वीपीय एवं अंतर महाद्वीपीय हो सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। जबकि काउंसिल ऑफ यूरोपीय महाद्वीप संगठन जो है वो एक प्रतिनिधित्व करता है। सार्क यानी कि उप महाद्वीप इकाई एक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो कि APEC या ब्रिक्स प्रकृति में अंतर महाद्वीपीय का एक उदाहरण है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे और समझ लेंगे। यहां हम बात करते हैं कि दूसरे प्राथमिक उद्देश्य के आधार पर, यानी कि जो क्षेत्रवाद की विशेषताएं मैं बता रहा हूं कि दूसरे प्राथमिक उद्देश्य के आधार पर अगर क्षेत्रवाद के कई आयाम हैं जो कि इसके उद्भव और निर्धारित करते हैं। हम क्षेत्रवाद में कम से कम 3 मुख्य रूपों की पहचान कर सकते हैं। कितने? 3 मुख्य रूप की पहचान कर सकते हैं, जो कि आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक है। ये 3 पॉइंट है जो कि मुख्य व्यापार क्षेत्र या सामान्य बाजार के रूप में आर्थिक क्षेत्रवाद सहयोग के शुरुआती रूपों में से एक है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद यूरोप में विकसित हुआ था। राजनीतिक क्षेत्रवाद सामंजस्यपूर्ण जो कि सामूहिक छवि है, जो कि विकसित करने और क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों में अधिक से अधिक राजनीतिक प्रभाव विकसित करने का ये एक राजनीतिक मूल्यों की रक्षा और सम्मेलन करना चाहता है। ठीक है, अब तीसरी बात इसकी है कि पारंपरिक अर्थों में क्षेत्रवाद मुक्त व्यापार क्षेत्र से आम बाजार, जैसे कि आम बाजार में क्या होता है कि हर एक इंसान उसमें जा सकता है, हर एक आदमी उसमें जा सकता है, मन चाह जी जो भी बाजार करना चाहते हैं उसमें कर सकता है। इसमें क्या होता है कि आम बाजार में आर्थिक समुदाय और आर्थिक समुदाय का आर्थिक क्षेत्र तक वृद्धिशील प्रगति की एक परिचित मार्ग जो होता है, एक परिचित रास्ता होता है जो कि अनुसरण करता है। लंबे समय के लिए यूरोप में देखी गई वृद्धिशील प्रगति का यह रास्ता अब अपरिहार्य प्रतीत होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें हम जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक नौ क्षेत्रवाद है, ये इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? जो कि 1990 का दशक के क्षेत्रीयता के पुनरुत्थान और कई क्षेत्रीय संगठनों के, देखिए नौ क्षेत्रवाद जो है ये 1990 का दशक के क्षेत्रीयता के पुनरुत्थान और कई क्षेत्रीय संगठनों के विकास की साक्षी बना, और एक ऐसा विकास क्षेत्रवाद का दूसरी बार आना यानी कि हेवुड माना जाता है। ठीक है, 1970 के दशक के मध्य में, यानी कि 1980 से 80 के दशक के मध्य तक अपेक्षाकृत कम सक्रिय दशक के बाद में जो कि क्षेत्रीय समूह है, वो एक क्षेत्रीय जो ग्रुप है, एरिया जो ग्रुप है, उसमें नए सिरे से रुचि पैदा हुई। और इस खंड में हम नए क्षेत्रवाद की विशेषताओं और प्रकृति के इसके विपरीत यानी परिवर्तित संदर्भ, विषय वस्तु और आकृति के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि यह 1990 के दशक के में उभरा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण संबंध में जो कि नया क्षेत्रवाद वैश्वीकरण की एक उपज है। जिस तरीके से हम एक क्या करते हैं, एक बीज को जब बोते हैं तो वो उपज जाता है, वैसे ये भी एक उपज है। ठीक है, इसलिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर अचूक जोर दिया गया, यानी कि बहुत अच्छा से जोर दिया गया था। क्षेत्रीय संगठन नव उदारवाद को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं की निष्क्रिय वस्तु के बजाय सक्रिय अभिकर्ता बन गए। इस अर्थ में
अगर हम देखें तो इस अर्थ में नए क्षेत्रवाद ने विश्व मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अति जो कि निर्धारण को खारिज कर दिया। तब तक क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग के माध्यम स्तरों का प्रतिनिधित्व करते देखा गया था। हालांकि नव क्षेत्रवाद ने अपनी पहचान को संसूचित करने के लिए अपने मूलाधार के उभार को एक बढ़ती वैश्वीकरण दुनिया में संभावित प्रतिस्पर्धी संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, नव क्षेत्रवाद अपने विषय वस्तु के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई संरचनात्मक परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि शीत युद्ध की समाप्ति, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय शक्ति संरचना में परिवर्तन और वेस्टफैलियन राष्ट्र राज्य प्रणाली, जहां राज्य के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक गैर प्रमुख स्थिति को वापस लाया गया था। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा अब इसमें क्या है, अब आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि जैसे क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद की विशेषताओं और प्रकृति पर चर्चा करने के बाद अब एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य अवधारणाओं का जायजा लेना अनिवार्य होता है, जो कि इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यदि क्षेत्रवाद में कार्यवादी, नव कार्यवादी और संघवादी के बीच में समर्थक है, यानी कि मिलाप है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण है, यानी कि हर एक चीज के लिए एक ही ये अचूक है? लेकिन ऐसा नहीं है। क्षेत्रीयता की वांछनीयता के रूप में अगर दावे और जवाबी दावे किए गए तो सार्वभौमिकतावादी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की समस्याओं को दूर करने और हल करने के लिए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना विश्वास रखते हुए क्षेत्रीय संगठनों की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। और आलोचक यह भी कहते हैं कि क्षेत्रीयता पर अत्यधिक जोर देने से क्षेत्र के भीतर बड़ी शक्तियों द्वारा अधिक वर्चस्व को बढ़ावा देने वाले बंद संगठनों की ओर जाते हैं। इसलिए यह धारणा कि क्षेत्र के भीतर या बाहर बड़े प्रमुख शक्तियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए छोटे राज्य एक साथ आते हैं, एक अनुमति धारणा है। अब तक क्षेत्रीय समूहों के अनुभव जन्य साक्ष्य बताते हैं कि सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी और मजबूत शक्तियां प्रभाव वर्चस्व के लिए एक अतिरिक्त मंच प्राप्त करती है, जो पहले से कहीं अधिक शक्ति की एकाग्रता के लिए अग्रणी होता है। चलिए तब यहीं पे इस यूनिट का समाप्त होता है, और मैंने जो पॉइंट आपको बताया है वही आपके एग्जाम में आएंगे, ये उम्मीद है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख करके पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।